करें स्टार्ट। आ गई जनता, आ गई। हाँ, शुरू करें। चलो भाई। तो लास्ट क्लास हम लोग सर्किट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, उसी को भी आज कंटिन्यू करना है। मैं आपको बता रहा था किरचॉफ लॉ के बारे में दो नियम है, एक था केसीएल और दूसरा है केवीएल। लास्ट क्लास हम लोगों ने केसीएल के बारे में पढ़ लिया था, ट्यूशन प्रैक्टिस में करवा चुका था। एंड द थीम वाज किसी भी जंक्शन पर सारे करंट का जोड़ कितना कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। कहीं कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तीन करंट है, चार करंट है या 10 करंट है, किसी भी जंक्शन पर सारे करंट का जोड़ कितना करना होता है, जीरो। वहां से हम लोग अपना काम जो भी हमें चाहिए वो निकाल लेते हैं। केसीएल की प्रैक्टिस में करवा चुका हूँ लास्ट क्लास में। इट्स टाइम फॉर केवीएल। दूसरा नियम शुरू करें बेटे। दूसरा नियम के भी बहुत सारे नाम हैं। इसको सेकंड लॉ बोल सकते हैं, इसको वोल्टेज लॉ बोल सकते हैं, और इसको लूप लॉ भी बोल सकते हैं, और प्यार से इसको कहेंगे केवीएल। अगेन जितने भी नाम है सब बहुत ही लॉजिकल है, तुकबाजी में एक भी नाम नहीं रखा गया है। ये किरचॉफ के बारे में दूसरा नियम है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, सेकंड लॉ। अभी आप देखेंगे ये नियम करंट की बातें नहीं करता, ये नियम वोल्टेज की बात करता है। वोल्टेज के बारे में नहीं तो क्या बोल दिया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और अभी आप पाएंगे ये नियम जंक्शन में नहीं बल्कि क्लोज लूप पे एप्लीकेबल है, क्लोज लूप पर अप्लाई होता है, इसलिए क्या बोल दिया इसको, लूप लॉ। फुल नेम इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और उसको शॉर्ट में हम क्या बोल रहे हैं, केवीएल बोल रहे हैं। पहला पॉइंट तो लिख सकते हैं कि बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, ये जो नियम है एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड है। दूसरा पॉइंट ये बोलता क्या है कि इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप समेशन पीडीज दैट इज जीरो, इस तरह लिख सकते हैं शॉर्ट में। किसी भी क्लोज लूप में पीडी मतलब पोटेंशियल ड्रॉप्स, पीडी है ना, पीडी मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसका स्टेटमेंट बोलूं तो क्या बोला गया है, इसमें एक सिंपल सी बात बोली गई है कि किसी भी क्लोज लूप को अगर आप ट्रेस करेंगे, क्लोज लूप का मतलब मैं समझा दूं आपको कि इन्होंने कहा क्या है, मैं थोड़ा अपने हिसाब से समझा देता हूँ, ठीक है। आप जानते हैं किसी भी क्लोज लूप में क्या मेंबर होते हैं। आप जानते हैं हम लोग सर्किट्स पढ़ा करते हैं, तो सर्किट्स में आई थिंक चार तरह के एलिमेंट होते हैं, तीन तो एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से, आर एल सी, आर एल और सी, और इसके अलावा इनको ऑपरेट करने के लिए एनर्जी सोर्स होता है। तो मान लेते हैं बैटरी या कुछ रहेगा। तो बच्चे क्या होता है, आप लोग हमेशा जानते होंगे हर कंपोनेंट के दो एंड होते हैं, एक प्लस एंड और एक माइनस एंड, यानी कि एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल। इसका मतलब हर कंपोनेंट पे कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके ऊपर भी कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। तो इन्होंने मुझे एक ही बात बोली है कि मैं ऑब्जर्वर, अगर मैं मान लीजिए यहाँ से रवाना होकर के पूरा लूप ट्रेस करता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, समझ रहे हैं, ऑब्जर्वर यहाँ से रवाना होके, अगर हम लोग यहाँ से रवाना होकर यहाँ आ जाते हैं तो बोलिए कि पूरा क्लोज लूप ट्रेस कर लिया हम लोगों ने, यस। तो बेटे इन्होंने बोला है कि अगर हम पूरा क्लोज लूप ट्रेस करेंगे तो रास्ते में मुझे जितने मेंबर मिलेंगे, रास्ते में मुझे कौन लोग मिलेंगे, रेजिस्टेंस मिलेंगे, कैपेसिटर मिलेंगे, इंडक्टर मिलेंगे, बैटरीज मिलेंगे। इन्होंने कहा है कि सबका वोल्टेज पूछ लो। अब तो आ रहे होगी यार, चलिए। तो उन्होंने क्या कहा हमसे कि सबका वोल्टेज पूछ ले, तेरा वोल्टेज, तेरा वोल्टेज, तेरा वोल्टेज, सबके वोल्टेज का जोड़ कंफर्म कितना आएगा, जीरो आएगा। क्या थीम समझ में आ गया। और पता है सबसे मजे की बात यह है, इस बात का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपके लूप में दो मेंबर थे कि 10 मेंबर थे, यस। आगे पूरे लूप में दो ही मेंबर थे तो भी जोड़ जीरो आएगा, आपके पूरे लूप में 5 मेंबर थे तो भी जोड़ जीरो आएगा, और आपके पूरे लूप में 100 मेंबर थे तो भी गारंटी जोड़ जीरो आएगा। इतनी सिंपल बात की गई है, क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी क्लोज लूप को बच्चे अगर हम लोग ट्रेस करेंगे तो सारे पीडीज का जोड़ क्या आएगा, जीरो आएगा। ये थीम इसमें बोला गया है, इसको हम बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक बात। दूसरी बात, फिर वही बात आ गई कल वाली, अगर मान लीजिए मैं 4-5 लोगों के वोल्टेज जोड़ूंगा और आप कह रहे हैं जोड़ जीरो आएगा, तो बॉस आप समझ गए होंगे सारे वोल्टेज पॉजिटिव नहीं हो सकते और सारे वोल्टेज नेगेटिव भी नहीं हो सकते, निश्चित रूप से यार। कुछ फिगर पॉजिटिव हो रहे होंगे और कुछ फिगर नेगेटिव, तभी तो जोड़ जीरो आएगा ना यार। तो इसका मतलब बच्चों हमें यहाँ भी एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। किसी किसी कंपोनेंट का वोल्टेज हम प्लस में लिखा करेंगे और किसी किसी का माइनस में लिखा करेंगे, तो यहाँ भी हमें एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। तो जो स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे वो ये है, जो मैं यूज करूंगा वो इस तरह से रहेगा। अपना एक स्टाइल रहेगा, कोई भी कंपोनेंट में दो साइड होती है ना, प्लस साइड एंड माइनस साइड, हायर पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। हम लोग हमेशा फाइनल एंड का साइन यूज करेंगे, हम लोग हमेशा फाइनल एंड का। आइए बात करते हैं। मैं ऑब्जर्वर,
मैं इस कंपोनेंट के प्लस से माइनस साइड जा रहा हूँ, तो बोलिए मेरे लिए फाइनल एंड कौन सा हो गया? माइनस। मैं इसका पीडी माइनस में लिखूंगा। मैं अगर इस कंपोनेंट के माइनस से प्लस की तरफ बढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए फाइनल एंड कौन सा हो गया? प्लस। तो मैं पीडी किस में लिखूंगा? प्लस में। थीम समझ में आ गया? एक ही बात है अपने दिमाग में कि हम जब भी किसी कंपोनेंट को चेक करेंगे तो एज ऑब्जर्वर में जो फाइनल एंड होगा मेरा, मैं उसका साइन यूज करूंगा। अगर मैं इसको सिंबॉलिकली शो करूं तो ये देखिए, जैसे मानिए ये है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, ये आप लोगों का फोटो है, पहचान लिया अपना फोटो? हाँ पहचान लिया अपना फोटो। ऑब्जर्वर इधर जा रहा है और अपना क्या स्टाइल है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा है तो क्या लिखेगा? नेगेटिव। लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहा है तो क्या लिखेगा बेटे? पॉजिटिव लिख। ये मेरा कहने का मतलब। और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ई वोल्ट का सेल मिला इसको, ऑब्जर्वर ये रहा अपना, ये यूं जा रहा है, क्या ये कहाँ जा रहा है? प्लस से माइनस, तो क्या लिखेंगे बेटे हम लोग? माइनस ही। अगर मान लीजिए हम यूं जाते होते तो हम क्या कर रहे हैं? माइनस से प्लस ही लिखेंगे। ओके, ये तो हो ही जाएगा। जो गड़बड़े होती है वो कहाँ होती है, जरा मैं इस पर बात कर लूं। जैसे मान लीजिए आर रेजिस्टेंस आई करंट चल रही है, आई करंट चल रही है तो ड्रॉप तो कितना होगा? आई आर होगा, ऑब्वियस आई आर होगा। मुद्दा ये लिखेगा आएगा कि यार प्लस आई आर लिखें कि माइनस आई आर। इसका एक सिंपल तरीका आपको बोलता हूँ क्या। अगर हम और करंट एक ही साइड गए, हम और करंट एक साइड गए तो माइनस लिखेंगे। और अगर हम और करंट अपोजिट चले, ये आर और करंट यूं आ रहा है, देख रहे हैं आप, करंट यूं आ रहा है और हम यूं जा रहे हैं, क्या हम और करंट जस्ट अपोजिट चल रहे हैं? तो ऐसे हम क्या लिखेंगे? प्लस आई आर लिखेंगे। तो ये अपना साइन कन्वेंशन का तरीका रहेगा। जो ठीक लगता है लिख लीजिए। अब हम खेलेंगे। और बच्चों से जो एरर होती है ना, जो इक्वेशन लिखते टाइम, ज्यादातर जो एरर होती है प्लस या माइनस की, वो हमेशा रेजिस्टेंस में ही होती है। रेजिस्टेंस में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि प्लस से माइनस जा रहे हैं कि माइनस से प्लस जा रहे हैं। इसलिए रेजिस्टेंस का देसी स्टाइल याद कर लीजिए। रेजिस्टेंस का देसी स्टाइल, रेजिस्टेंस में प्लस माइनस मत सोचना, आया उसी से है, लेकिन सिंपल देसी स्टाइल। जब गलती ना करनी तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना, तो क्या करें? रेजिस्टेंस में एक ही स्टाइल है, मैं और करंट अगर एक ही तरफ चले तो माइनस लिखूंगा, और मैं और करंट जस्ट अपोजिट चले तो प्लस लिखूंगा। अगर आप इस तरह सोच के काम करेंगे तो गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, ये था केवीएल की इंफॉर्मेशन। अब इसको लेकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आइए, ये 20 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये है 1 ओम। कुछ याद आ गया होगा शायद। शायद कल यही सवाल किया था हम लोगों ने। यस, कल ये सवाल मैंने केसीएल से कराया था, क्योंकि मैं केसीएल पढ़ा रहा था। आज जानबूझ के ये क्वेश्चन लोग केवीएल से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। मैसेज ये देना है कि कोई भी सवाल 2-3 मेथड से भी सोल्व हो जाता है। अब एग्जाम में आपको जो ज्यादा कंफर्टेबल लगे, कम टाइम लगा, उसमें कर लीजिए, लेकिन अभी पढ़ाने के लिए मैं जानबूझ के वही सवाल ले रहा हूँ। आइए, अब हम मिलजुल करके बातें करते हैं। छोटी छोटी बातों में नोटिस करना है, क्या करना है क्यों नहीं करना, सब बात करें। कमान, सब हमारा एक ही सवाल है, करंट इन ईच रेजिस्टेंस। लिख दो साइड में। सवाल क्या है मेरा? करंट इन ईच रेजिस्टेंस। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है और हमें तीनों में करंट कितना कितना है वो निकालना है। ये अपना टारगेट सेट हो गया। यस। और आज मैं सवाल केवीएल के अप्रोच से करना चाहता हूँ। मैं कुछ बातें कर लेता हूँ आप लोगों से। फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, देखो भाई, मुझे नहीं पता है कि इस सर्किट में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बात करें, मुझे नहीं पता है कि इसमें करंट यूं है कि यूं है, इसमें करंट यूं है कि यूं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो शुरुआत में आप कुछ भी मानने के लिए फ्री है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। क्या मतलब? ये देखिए, मैं मान लेता हूँ यहाँ से आई करंट यूं आया और यूं करके यहाँ तक आ जाएगा। तो मान लीजिए I1 यहाँ उतर गया, तो बोलिए यहाँ कितना जाएगा? I माइनस I1। और मैं ईमानदारी की बात कह दूं आपसे, मैंने आई करंट यूं मान लिया और I1 नीचे डाल दिया, तो बाकी उधर भेज दिया। मुझे वाकई में कंफर्म नहीं है कि नीचे करंट जाएगा कि ऊपर जाएगा। मुझे तो ये भी कंफर्म नहीं है कि आई करंट यूं होगा कि यूं होगा, लेकिन फिर भी मैंने मान लिया। तो मुझे जो ठीक लगा मैंने मान लिया। अगर आपको ये ठीक नहीं लगे तो आप कुछ और भी मान सकते हैं। क्या मतलब? ये देखिए, आप ये मान सकते हैं आई करंट यहाँ से ले लो, कुछ इधर डाल दो, बाकी इधर डाल दो। इवन आप ये भी मान सकते हैं आई करंट यूं, कुछ इधर डाल दो, बाकी इधर डाल दो। इवन आप ये भी कर सकते हैं आई करंट यूं, कुछ इधर और बाकी इधर। सुन रहे हैं? यस। और मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा कर सकते हैं, उसका भी कारण सुन लीजिए, अभी से सुन लीजिए।
मान लीजिए मैंने अभी आपके लिए पूरा सोल्व करूंगा, मैं अभी आपके सामने आ जाएगा। मान लो बच्चे आई का आंसर आया, या तो आएगा +2 एम्पियर या आएगा -2 एम्पियर फॉर एग्जाम्पल। अभी जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे हमारे, तो क्या होगा कि जो करंट्स है ना, उनके फाइनल आंसर या तो पॉजिटिव आ जाएंगे या नेगेटिव। बच्चे अगर आंसर पॉजिटिव आया तो उसका मीनिंग ये होगा कि जो तूने माना था शुरू में वो एकदम परफेक्ट है, और नेगेटिव आया तो क्या बता देगा कि यार तूने जो माना था उसका वास्तव में उल्टा है। तो बोलिए, क्या लास्ट में हमें अंत में सत्य का ज्ञान हो ही जाएगा? तो अगर हमें अंत में सत्य का ज्ञान हो ही जाएगा, तो शुरू में आपको बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है कि यार करंट इधर मानू कि तो मैं तुम्हारे जमे जो मान लो, फाइनल पांच आंसर प्लस आके आपको बता देगा कि तेरा डायरेक्शन सही था। माइनस आएगा तो फिर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, बोले नहीं डायरेक्शन इस तरह से। दैट्स इट। सुन लिया आप लोगों ने? चल, तो इसीलिए शुरुआत में आप कुछ भी मान सकते हैं। अब काम शुरू करें, आराम से देखिए। मुझे तीनों करंट जानने के लिए मेरे ख्याल से दो अननोन पैरामीटर मेरे पास है। अगर मुझे आई और आई वन की वैल्यू पता लग जाए तो आई थिंक आई माइनस वन भी आ जाएगा। तो कुल मिला के मुझे दो अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अगर दो अननोन चीजें मेरे हाथ में आ जाएंगी तो फिर मैं तीनों करंट बता पाऊंगा। मैथ्स का नियम आपने पढ़ा होगा, एक अननोन एक इक्वेशन, दो अननोन दो इक्वेशन, तीन अननोन तीन इक्वेशन। तो बेटे मुझे दो अननोन की वैल्यू जाननी, तो मुझे कहीं ना कहीं से दो इक्वेशन का जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर मैं एक क्लोज लूप में घूमूंगा तो आप समझ गए होंगे, एक क्लोज लूप में ट्रेस करूंगा तो क्या होगा, एक इक्वेशन आ जाएगा। दो क्लोज लूप ट्रेस करूंगा, दो इक्वेशन आ जाएगा, और तीन तो तीन। मुझे बताएंगे इसमें कितने क्लोज लूप है? तीन है, तीन है। देखो देखो आराम से देखो। हाँ, इसीलिए मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ। सिर्फ आंसर लाना मेरा टारगेट नहीं है, मुझे दुनिया भर की बातें एक सवाल में आपको सिखानी। इधर आइए, एक लूप, एक और लूप, और क्या एक और लूप? यस। तो बच्चे यहाँ पर तीन लूप हैं, तो हम चाहे तो तीन इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन यार मेरा काम तो दो से ही चल जाएगा, तो फिर मैं दो ही बनाऊंगा। तीन की जरूरत है तो तीन भी बना सकते हैं। फिलहाल मेरा टारगेट सेट हो गया, दो इक्वेशन हम लोग बनाने वाले हैं। अब दो इक्वेशन बनाने के लिए कुछ नंबरिंग कर देता ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये है ए बी सी डी ई और एफ। आओ बच्चे लूप में घूम रहे, ऐसा करते हैं इसमें घूम लेते हैं, ठीक है? लूप ए बी ई एफ और ए आ जाएगा क्या समझ में? ए बी ई एफ और ए इसमें घूम रहे हैं। हेल्प करेंगे मेरी? एक बार अपने आप को प्लस और माइनस को बताने में इन्वॉल्व करिए। एक बार आया तो हमेशा के लिए आ जाए। शुरू करते हैं। यस, हम लोग ऑब्जर्वर है, यहाँ से यूं करके यूं घूमने जा रहे हैं। रेडी? यस, बोलिए। टू आई या -2i? -2i -i1। यस, अलोंग द करंट -i1, यूं करके यूं करके यूं करके यूं। कम ऑन। क्या +20? बोलो बच्चों, क्या मैंने पूरा क्लोज लूप ट्रेस मार लिया है? यस। और मेरे रास्ते में जितने भी मेंबर आए, मैंने सबका वोल्टेज पूछ लिया। तेरा वोल्टेज बोल, तेरा बोल, तेरा बोलो, सबके वोल्टेज का जोड़ 0 हो गया। इक्वेशन सेट करता हूँ थोड़ा सा इसको। 2i + i1 बराबर कितना हो जाएगा? 20। देखा, एक लूप घुमा तो एक इक्वेशन आ गया। आइए ऐसा करते हैं, अब इस लूप में घूम लेते हैं हम लोग मिलजुल करके। लूप बी सी डी और ई और बी आ जाएगा समझ? चलिए बच्चों, हम इसमें घूमने जा रहे हैं। रेडी? बोलिए। -2i -i1। आगे बढ़ो। -40 प्लस कितना? i1। शाबाश। एंड दैट इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूं मैं। यस। माइनस का 2i और ये हो गया प्लस का 2i1। ये हो रहा है बेटे 3i1, और माइनस का 2i बराबर 40। दो इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब आप देख सकते हैं कि इनको सॉल्व करेंगे हम लोग। आई थिंक कुछ बत्ती जल रही होगी। यस, प्लस का 2i और माइनस का 2i कुछ जगह है ना? क्या करूं मैं? 1 + 2 कर लू ना बेटे? मैं 1 + 2 करूंगा, ये निपट जाएगा। यहाँ बचेगा 4i1, यहाँ बचेगा 60। 4i1 इज इक्वल टू 60, तो i1 आ गया अपना 15 एम्पियर। ठीक है, ये आ चुका है। अब ऐसा करें, i1 को किसी एक में डाल देते हैं, इसी में डाल देते हैं। i1 को 15 लिखूंगा तो ये बचेगा 5, तो i बराबर कितना आ जाएगा? 2.5। लिख दूं? i बराबर कितना आ गया? 2.5 आ गया। अब ध्यान दीजिए, मेरे फाइनल आंसर नहीं आए अभी। अभी तो मैंने दो इक्वेशन बनाई, और क्या मेरे दो अननोन वैल्यू मेरे पास आ गई है। कौन सी दो अननोन? i और i1। अब बिल्कुल एक एक अच्छे से बात करते हैं। चलिए मेरे साथ। i लेफ्ट टू ओम, आई लेफ्ट टू ओम में हम करंट लिखने जा रहे हैं। यस, मैंने इसमें कितना करंट माना था? आई, और आई की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। यानी इसमें फाइनली कितना करंट है? 2.5 एम्पियर। इसमें फाइनली जो करंट है वो कैसा है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि शुरुआत में मैंने इसमें जो करंट माना था उसकी डायरेक्शन सही है। यानी फाइनली यहाँ पे 2.5 एम्पियर करंट ही है, और मैंने जो भी माना था परफेक्ट है। और आइए, आई राइट टू एम। बेटे राइट टू एम में कितनी करंट थी? आई -i1 हम लोगों ने माना था। वैल्यू डाल दूं मैं सारी? यस, आई कितना था अपना? 2.5। शाबाश। i1 कितना था? -15। देख लो जो भी है कितना आ रहा है यार ये, -12.5। कुछ चमका? यहाँ पे करंट 12.5 है, मगर माइनस आके मुझे समझा रहा है कि भाई तेने जो माना था
वो है कि उसका उल्टा कर, उसका उल्टा कर, यानी कि फाइनल वर्ड्स अगर मैं लिखूंगा तो क्या बोल दूंगा, टू वर्ड जंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, और आगे बढ़े। 1 ओम में करंट मैंने कितना माना था बेटे, I1। I1 की वैल्यू है 15, यानी कि 1 ओम का करंट +15 ही आया है, और +15 आके मुझे क्या बोल रहा है कि 15 एम्पेयर, और जो तेने माना था वो एकदम परफेक्ट चल रहा है। हो गया आंसर आ गया। और आप कागज पलट के देख सकते हैं, कल अपन ने केसीएल से किया था तो भी यही वैल्यूज और यही डायरेक्शन आई थी। लिख लें इसको, कोई क्रॉस क्वेश्चन है मन में तो पूछें। कुल मिला के दो इक्वेशन बना के उनको मैनिपुलेट करना, उनको मैनेज करना आना चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। कल भी हमने सवाल किया था और आज भी अभी आपके सामने वही सवाल किया है, दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं। आपको खुद के लिए क्या लगता है, कौन सा बेटर लग रहा है, केवीएल या केसीएल? हाँ, केसीएल वाला बेटर लग रहा होगा डेफिनेटली, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। बड़े बड़े क्लोज रूम में केवीएल लगाने में समझदारी नहीं है। देखो यार, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं तो आपको सारे आइडियाज दूंगा। अगर मुझे खुद को कभी ये सवाल करना होगा तो मैं तो इस अप्रोच से नहीं करने वाला, कारण मुझे लगता है इसमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। एक तो देख रहे हैं आप लोग, एक भी इक्वेशन बनाते टाइम अगर एक भी जगह प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह प्लस लिख दिया गलती से, तो सारा काम खराब होने वाला है, बहुत मुश्किल आ जाएगी। इक्वेशन बनाना, मैनेज करना, करने की टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसके अलावा थोड़ा अलर्ट भी हमें थोड़ा ज्यादा रहना पड़ेगा। तो मेरी तो पर्सनल सजेशन तो ये है कि बड़े बड़े क्लोज लूप में केवीएल लगाने में समझदारी नहीं है। हमें एग्जाम में आसान तरीके से सवाल करना चाहिए, जो कम टाइम में भी आए और थोड़ा सा इफेक्टिवली भी, बहुत इजीली भी आए। क्योंकि देखो, एग्जाम में इस बात का आपको इंपॉर्टेंस नहीं कि आपने कौन से मेथड से किया, वहां तो सही आंसर आना चाहिए, चाहे बगल वाले से पूछ के आए। सही बात है कि नहीं? वहां तो सही आंसर आना चाहिए, पूछेगा कौन मेथड लगाए थे, सही आंसर चाहिए, चाहे बगल वाले से पूछ के आए हो। तो हमें कम से कम टाइम ऐसा मेथड यूज करना चाहिए जिसमें कम से कम टाइम लगे। और बेस्ट मेथड वही है, पास वाले से पूछ लो, नहीं उसमें सबसे कम टाइम लगेगा। तो ध्यान दें, अगर ये सवाल करना हो तो मुझे लगता है जो कल अपन पढ़ रहे थे वो ज्यादा बेटर रहेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। चलिए, मैं खुद आपसे कह रहा हूं कि बड़े बड़े क्लोज लूप में केवल मत लगाएं, कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो फिर केवल का असली यूज कहाँ है? केवल के असली यूज पे आते हैं। आपने देखा होगा, कई बार हमारे पास इस तरह का एक बड़ा सर्किट दे दिया जाता है, उसमें कहीं भी दो निशान लगा देते हैं, एक्स या वाई या ए और बी, और हमसे दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है। बच्चे, जब भी आपसे दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, वहां पर केवीएल यूज करना द बेस्ट। उससे ज्यादा टाइम एफिशिएंट तरीका कोई है नहीं दुनिया के अंदर। तो ध्यान दीजिए, अब मैं आपको इस तरह के सवाल करवाने जा रहा हूं जिसमें हमें दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, और मेरे हिसाब से वहां पर केवीएल यूज करना द बेस्ट होता है। तो वो प्रोफाइल क्या है, जरा उस पर आते हैं। और उस प्रोफाइल इक्वेशन अपने एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, पीडी बिटवीन टू पॉइंट्स। वही केवीएल में चल रहे हैं हम, पीडी बिटवीन टू पॉइंट्स। बोले ये कैसे निकालेंगे? पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। इसका प्रोफाइल क्या रहेगा? पोटेंशियल, पूरा लिख देता हूं। इसका प्रोफाइल क्या रहेगा? पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट प्लस माइनस ऑल पीडीज, एंड दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट। ये इसका प्रोफाइल रहेगा, इसका फॉर्मेट ये रहेगा। मैं समझाता हूं, सब बहुत आसान है। ओके, जैसे मान लीजिए कोई लंबा चौड़ा सर्किट हमारे पास है। जैसे कोई लंबा सर्किट है, मान लीजिए यहाँ लिखा है एक्स और यहाँ लिखा है वाई। सर इस तरफ देखिए, कोई बड़ा सर्किट है, यहाँ आपने लिख दिया एक्स और यहाँ लिख दिया आपने वाई, और आपने मेरे को बोला कि ऐसा कर एक्स और वाई के बीच का पीडी कैलकुलेट कर। तो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे,
एक्स और वाई के बीच में हम इक्वेशन अरेंज करेंगे इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट बोले तो पहले क्या लिख देंगे, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल यानी क्या लिख देंगे, वी एक्स। क्या लिख देंगे, वी एक्स। फिर बेटे हम लोग एक्स से वाई तक जब जाएंगे तो क्या हमें रास्ते में तरह तरह के मेंबर्स मिला करेंगे, यस। तो तरह तरह के जो भी मेंबर होंगे सबका पीडी लिखा करेंगे विद प्रॉपर साइन, विद प्रॉपर साइन, यू नो वट एवर प्लस और माइनस जो भी बनता है वो रख देंगे। करते 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 जब मैं वाई तक आ जाऊंगा तो बराबर जीरो नहीं करना है, बराबर जीरो नहीं करना है, बराबर क्या करना है, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। तो मैं याद है क्लोज लूप में लगा रहे थे, वहां क्या कर रहे थे, बराबर जीरो कर रहे थे। यहाँ पे बराबर जीरो नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, वी एक्स रास्ते के सारे पीडीज बराबर वी वाई करना है, और इस तरह से जो भी हमें चाहिए होगा वो निकल के आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जो साइन कन्वेंशन सोचा जाता है वो केवल किसके लिए सोचा जाता है, पीडीज के लिए। जब आपको एक्स का या वाई का पोटेंशियल लिखना होगा तो वहां साइन कन्वेंशन नहीं सोचना है। साइन कन्वेंशन किसके बारे में सोचना है, पीडीज के बारे में सोचना है, पोटेंशियल के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, ये फॉर्मेट रहेगा। अब इसको कैसे यूज करना है इस पे आते हैं। ये देखिए, मान लीजिए मुझे कह रहे हैं यहाँ से 2 एम्पीयर करंट आ रहा है, ये 3 ओम है, ये मान लीजिए 2 ओम है, और ये मान लीजिए 2 ओम है, और ये मान लीजिए 3 ओम है। अब ये देखिए, यहाँ एक्स लिख दिया एग्जामिनर ने, यहाँ वाई लिख दिया, और सवाल की डिमांड क्या है, ले लाइए। अब आराम से बात करते हैं। बच्चे कहीं से 2 एम्पीयर करंट आ रहा है, एक ट्रैक ये रहा और एक ट्रैक ये रहा। एग्जामिनर ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाइए, करंट है, कुछ नहीं, बस यहाँ एक्स छाप दिया, वाई छाप दिया, और मेरे से क्या बोल रहा है, ये चाहिए। क्या वाकई में 2 पॉइंट का पीडी निकालने का सवाल हो रहा है, यस। अब आ जाइए, जैसा कि मैंने कहा वैसा हम काम करने वाले हैं, यस। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक्स से चलते हुए वाई तक जाएंगे। एक्स से वाई तक जाने के दो आइडियाज हैं, या तो यूं करके यूं आ जाएंगे, या फिर यूं करके यूं आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, आप किसी भी पाथ से आइए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ना भी नहीं चाहिए। तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत गाते थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल पाथ, दैट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इसका मतलब अगर मुझे एक्स और वाई का पीडी चाहिए तो वो इस पाथ से आइए चाहे उस पाथ से आइए, असर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। इस पाथ से आऊंगा तब भी इनिशियल एक्स ही है, उससे आऊंगा तब भी इनिशियल एक्स है, और दोनों पाथ से ही क्या फाइनल वाई और वाई है। इसका मतलब बोलिए पाथ का असर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो मैं आपको ये एंश्योर करना चाहता हूं, हम किसी भी रास्ते से आए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, जब हम किसी रास्ते से आएंगे बच्चे तो हमें रास्ते में क्या होगा, सब लोगों के जो मिलेंगे उनके पीडीज लिखने पड़ेंगे ना। सभी लोगों के पीडीज लिखने के लिए हमें क्या करना है, उनके पीडीज हमारे पास होने चाहिए, उनकी पोलरिटीज हमारे पास होनी चाहिए। तुरंत केवीएल लगाने की जल्दबाजी मत करें, पहले जो चीजें आपको आवश्यकता पड़ेगी उसकी तैयारी कर लें। तैयारी, मुझे रास्ते के रेजिस्टेंस आप लोगों ने दे रखे हैं, वोल्टेज लिखने के लिए मुझे करंट की आवश्यकता होगी ना, यस। तो तुरंत केवीएल मत लगाएं, पहले तैयारी कर लेते हैं। तैयारी मतलब क्या क्या चाहिए, आओ सबसे पहले, यस, 2 एम्पीयर करंट, ऊपर का ट्रैक 5 ओम, नीचे का ट्रैक भी 5 ओम, क्या 1 1 बढ़ जाएगा, यस। बेटे इसमें जाएगा 1 एम्पियर और इसमें भी जाएगा 1 एम्पियर, हो गया, यस। करंट है और रजिस्टेंस है तो वोल्टेज की तैयारी हो गई। अब शुरू करते हैं बच्चों, हम लोग इस ट्रैक से जा रहे हैं, नोटिस करें, दिख जाएगा सबको, चलो इस ट्रैक से जा रहे हैं, दिखेंगे। बोलिए, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल वी एक्स, यस। यूं जा रहे हैं हम लोग, 3 इंटू 1 3, माइनस में या प्लस में, प्लस में, शाबाश। 3 इंटू 1 लिख दो बेटे, आइया, यस। आगे बढ़े जवान, माइनस में, क्या 1 इंटू 2 इक्वल टू 0 या वी वाई, जो चाहिए वो निकाल लीजिए। क्या चाहिए आपको, वी एक्स माइनस वी वाई, इज इट -1 वोल्ट। ये मेरा आंसर है, देख रहे हैं एक लाइन में आंसर आता है। तो जब भी पीडी निकालने का सवाल हो, मुझे पर्सनली लगता है केवल से बढ़िया कोई तरीका हो नहीं सकता, ठीक है। और देखो, नीट में अपने क्वेश्चन था 2016, 2 2 3 1, ये ए, ये बी, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2 एम्पियर एंड दिस इज 3 वोल्ट। क्या कह रहा है मुझसे, वी ए माइनस वी बी लाना। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इट इज, फुल सर्किट या पार्ट ऑफ सर्किट, यस पार्ट ऑफ सर्किट। और आई थिंक मुझे पूरे सर्किट की जरूरत भी नहीं है, आपने मुझे जिन 2 पॉइंट के बीच का पीडी पूछा है उनका रास्ता मुझे दिखना चाहिए, मुझे दिख रहा है। और आप देख रहे होंगे इसके अंदर कि आपने करंट वरंट सब दे रखी है, सब दिख रहा है। मुझे लगता है रास्ते के सारे वोल्टेज में तैयार कर सकता हूँ बस। अब अगर मुझे, आपने कहा है कि वी ए माइनस भी निकाली, तो अपन क्या करने जा रहे हैं, हम लोग वी आर द ऑब्जर्वर, हम लोग ए से रवाना होकर कहाँ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं, और इस फॉर्मेट में इक्वेशन को लिखने जा रहे हैं। रेडी, हेल्प करेंगे मेरी, आ जाओ, बोलो वी ए, कमान, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, माइनस में 2 इंटू 2 लिख दूं मैं, शाबाश, आगे बढ़े।
+3 या -3, आगे बढ़े जवान, 2 × 1 एंड दैट इज इक्वल टू VB लिख दिया मैंने, समेट लीजिए, जो चाहिए निकाल लें। VA माइनस VB 4 3 7 2 9, इज इट +9 वोल्ट? ये आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे से काम करना है, जहां भी आप ऐसे क्वेश्चन पाएंगे अपनी बुक्स में एग्जाम में, एक आंसर +9 भी होगा, एक आंसर -9 भी होगा। सुन रहे हैं आप लोग? सर उस सवाल में भी एक आंसर जो है ना -1 भी होगा, एक +1 भी होगा, थोड़ा भी गलती करोगे तो फंस जाओगे। बहुत अच्छे से काम करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेई में आया हुआ है। हम्म ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। एक सर्किट बना हुआ है एकदम, बैटरी बैटरी एकदम चकाचक, 6 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं मैंने एक्स और वाई लिख दिया है, और हम लोगों को क्या तैयारी करनी है, VX माइनस VY की। आइए फिर इस सवाल में कुछ अच्छी बातें करते हैं, थोड़ा सा बढ़े आगे। सब बच्चों ने बना दिए? आइए यस, तैयारी की बात करते हैं बच्चे। हम लोग क्या करने वाले हैं, VX माइनस VY, तो हम लोग X से Y तक जाने वाले हैं। क्या मुझे बता सकते हैं इसमें X से Y जाने के कितने रास्ते हैं? क्या कर रहे हो बे, गिन के बोलो, कितने रास्ते हैं? 4। नालायक को 4 रास्ते, आंखें खोलो, आंखें खोलो, 4 रास्ते, कमान। एक रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता एंड 4 रास्ता। कितने रास्ते हैं वे? 4 रास्ते, और 4 रास्ते हैं तो किसी भी रास्ते से जाइए, आंसर यस मुझे सिखाना है, किसी भी रास्ते से जाए आंसर सेम आएगा। बड़े रास्ते से जाए जो छोटे रास्ते से, आंसर सेम आएगा, और सेम ही आएगा। तो बोलिए किससे जाए, बड़े रास्ते से कि छोटे रास्ते? ओबियसली हम सब तो आलसी लोग हैं ना, हम लोग कम कष्ट करना चाहते हैं। हाँ मैं भी आलसी हूँ भाई, समझ, ठीक है, हम सब आलसी लोग हैं। अपन तो चाहेंगे कम से कम कष्ट हो, इसलिए किससे जाएंगे, छोटे रास्ते जाएंगे। चलो प्लान बना लेते हैं, इससे चलते हैं। फिर वही बात है यार, अगर हम इससे जाएंगे तो हमें रास्ते के सारे मेंबर के वोल्टेज की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। आओ व्यवस्था कर लेते हैं। और व्यवस्था करने के बारे में, सर्किट जो हम पढ़ते थे, क्या आपको पता है तीनों सीरीज हो रहा है ना, और ये तीनों सीरीज हो रहा है ना, एंड यू नो ये पथ, ये पथ, ये पथ, अग्निपथ, एंड ऑल अग्निपथ हैविंग सेम वोल्टेज। तो बोलिए 2 वोल्ट के इन तीनों में बटेगा? तीनों इक्वल है क्या? लिख दूं, छाप दूं डायरेक्ट? बोलिए, क्या 2/3 वोल्ट, 2/3 वोल्ट और 2/3 वोल्ट, इस तरह से यहाँ पर भी क्या बटेगा? 2/3 वोल्ट, 2/3 वोल्ट, एंड दिस इज 2/3 वोल्ट। क्या वोल्टेज बढ़ गया है? और हाँ, बैटरी की पोलरिटी से आप देख सकते हैं, बैटरी का प्लस इधर है ना, तो सभी लोगों का प्लस इधर होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया। बोलिए, क्या मेरे पास हर कंपोनेंट का वोल्टेज और पोलरिटी तैयार है? यस, सबका तैयार। और आप देख रहे हैं मेरी चालाकी, मैंने क्या कर दिया, मुझे केवीएल लगाने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता है, तो मैंने वोल्टेज निकाल दिया सबका। कई बच्चे इस सवाल को ऐसे भी करते हैं कि वो पहले करंट की व्यवस्था करते हैं। करंट कैसे? वो क्या करते हैं कई बच्चे, ये हो गया 15 ओम, ये भी गया 15 ओम, 15 15 बोल के 7.5 ओम, तो फिर बच्चे यहाँ से करंट इनिशिएट कराते हैं, कुछ ना कुछ भी आई बराबर जो भी निकलेगा, फिर करंट निकाले, कुछ इधर आधी इधर डाल देते हैं और आधी इधर डाल देते हैं। तो बच्चे अगर करंट की व्यवस्था करेंगे तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, हर जगह वोल्टेज लिखने के लिए I × R करते रहेंगे। अरे इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें वोल्टेज चाहिए ना, तो इतना कहानी क्यों? क्या मैंने वोल्टेज बांटना सिखाया था? तो हम तो डायरेक्ट वोल्टेज पे ला सकते हैं, तो फिर क्यों इतना टाइम खराब करना, डायरेक्ट काम कर, हो गया। चले, हम लोग जा रहे हैं इधर से, यूं यूं जा रहे हैं, रेडी सब लोग, आ जाओ। VX, बोलिए, +2/3, 2/3 × 5 करूँ ना? नहीं करना? क्यों? हाँ, 2/3 अगर करंट होता तो मैं I × R करता होता, लेकिन भाई साहब 2/3 तो क्या है, सीधा वोल्टेज है। मजे करिए, कम ऑन, आगे बढ़े जवानों, आगे बढ़े। बराबर क्या VY, जो चाहिए वो ले लीजिए इसमें से, +2/3 वोल्ट, ये आंसर। तो जब भी पीडी निकालना हो तो केवीएल ही यूज करने में समझदारी है।
कोई क्वेश्चन है किसी का? चलिए, ये था केवीएल के बारे में। फाइनल करता हूं। मैंने किरचॉफ्स लॉ के बारे में दोनों पढ़ा दिया आपको, एक था केसीएल और दूसरा केवीएल। मैं फिर बात रिपीट कर दूं, बड़े बड़े क्लोज लूप में केवीएल लगा के एग्जाम में अपना टाइम मत खराब करें, लेकिन जब जब 2 पॉइंट का पीडी निकालना हो तो केवीएल ही यूज करना चाहिए। इस स्टाइल से उससे आंसर आपको आ जाएगा। ये खत्म। अब ले रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। नाम सुना होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको कई बार हम प्यार से WS भी बोल देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज एक पर्टिकुलर सर्किट का अरेंजमेंट है जिसको हम बोल रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको अप्रोच करने का एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी रहेगा, वो देखते हैं। इंतजाम कुछ ऐसा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस हैं। कौन कौन से? 4 आर्म्स हैं बेसिकली इसके। 4 आर्म्स कौन कौन सी हैं? P, Q, R, S। बचे 4 आर्म्स सही हो गई। और एक ये मिडिल आर्म। मिडिल आर्म में मैंने क्या लगा रखा है? गैलोमीटर लगा रखा है, ठीक है। ओबीएस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए एनर्जी सोर्स चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पे एनर्जी सोर्स लगा रखा है, बैटरी लगा रखा है, ठीक है। ओके, शब्दों पे ध्यान दीजिए। 4 आर्म्स सही हो गई हैं। यहाँ मैं 4 रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। इसके अलावा ये जो मिडिल आर्म है ना, यहाँ भी मैं कोई ना कोई कंपोनेंट लगा सकता हूँ। तो ध्यान दीजिए, कुल मिला के सर्किट में 5 आर्म्स हैं। 5 आर्म्स। 4 आर्म तो ये हो गई, देखो कि मिडिल आर्म। कुल मिला के बच्चे 5 आर्म्स हैं। इन 5 आर्म्स में मैं चाहूंगा तो 5 रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, और मैं चाहूंगा तो 5 कैपेसिटर भी लगा सकता हूँ। 5 कैपेसिटर भी मैं लगा सकता हूँ। तो कुल मिला के इन 5 आर्म्स में हम कोई 5 कंपोनेंट सेट कर सकते हैं। जब भी 5 कंपोनेंट को इस तरह से अरेंज करके कोई डायग्राम आपको दिया जाएगा, तो पहली बात तो आप पहचान ली, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। अब जब भी इस तरह का कोई सवाल हमारे सामने आएगा, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ब्रिज बैलेंस है कि अनबैलेंस है। इसका टेक्निकल क्राइटेरिया आपको पता है कि ऊपर वाला रेशियो और नीचे वाला रेशियो को कंपेयर करते हैं। अगर ये रेशियो P/Q बराबर R/S है तो ब्रिज बैलेंस है, और अगर ये दोनों बराबर नहीं तो ब्रिज अनबैलेंस है। अब बच्चे, ब्रिज बैलेंस होगा तो किस तरह अप्रोच करेंगे, और ब्रिज अनबैलेंस होगा तो कैसे अप्रोच करेंगे? मैं इस तरह से आपको 2 कहानियां सुनाऊंगा। केस 1 होगा बैलेंस कंडीशन, और केस 2 होगा अनबैलेंस। स्टार्ट करता हूं कहानी 1। केस 1, बैलेंस ब्रिज। बैलेंस्ड ब्रिज। पहले ब्रिज बैलेंस है तो क्या करना, क्या क्या करना है मुझे? यस, बैलेंस ब्रिज को क्या बोला आपने? कब बोला बैलेंस ब्रिज? इफ P/Q इज इक्वल टू R/S। हम कह रहे हैं कि अगर ऊपर का रेशियो P/Q, नीचे का रेशियो R/S बराबर है। बराबर है तो टेक्निकली ये जो पॉइंट है ना VP और ये पॉइंट D, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। VB बराबर क्या हो जाएगा? VD। और बॉस, अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मैंने सुना है कि करंट जो है हाई से लो पोटेंशियल जाता है। इन दोनों में तो कोई हाई और लो रहा नहीं, तो बोलिए बीच वाला आर्म में करंट चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। V बराबर VD। क्या मैं कह दूं आई मिडिल आर्म 0? मिडिल आर्म में करंट ही नहीं चल पाएगा। अगर ब्रिज बैलेंस हुआ तो मिडिल आर्म में करंट नहीं चल पाएगा। और कल अपनी बात हुई थी, कल या परसों में अपनी बात हुई थी कि सर्किट के जिस पार्ट्स में करंट फ्लो नहीं होता है उसको हिसाब में कंसिडर नहीं करेंगे, कारण कुछ भी रहा हो। तो आज आपकी मिडिल आर्म में करंट नहीं गया ना, तो बोलो उसको रखना है कि उड़ा दें? उड़ा देते हैं, तो लिख दो मिडिल आर्म को। हाँ, उड़ाते हैं नहीं मत लिखना, एलिमिनेट कर दे। अंग्रेजी में लिखो यार, एलिमिनेट द मिडिल आर्म। एलिमिनेट मिडिल आर्म। बस, मिडिल आर्म को उड़ाने का अधिकार मिल गया है क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है। अब ध्यान दीजिए, बैलेंस ब्रिज के बारे में बेसिक आपको ऑलरेडी पता था, मैंने उसी को थोड़ा सा आपको रिकॉल कराया। अब ध्यान दीजिए, सवालों पे आते हैं कि बैलेंस ब्रिज के सवालों में क्या अप्रोच रहेगी और क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। A, B, C और D, और बच्चों सब आ रहे हैं, सब स्मॉल आ रहे हैं। कमान, ठीक है, फोटो बना लें प्लीज। 5 रेजिस्टेंस और सब स्मॉल आ रहे हैं, ठीक है। कुछ बातें करनी है मुझे। मुझे पता है व्हीटस्टोन ब्रिज का नॉलेज ऑलरेडी आपको होगा, लेकिन कहाँ कहाँ बच्चे थोड़ा मिस्टेक कर सकते हैं, मुझे उन्हीं पॉइंट पे थोड़ा सा आपको बोलना है, ठीक है। काफी कुछ आपको आता है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ जहाँ गड़बड़े होती है वहां मैं बोलूंगा।
बनाए बच्चे, बनाए सब लोग। 5 रेजिस्टेंस है, सब आपको दिख ही रहा होगा, 5 इक्वल रेजिस्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज इट व्हीटस्टोन ब्रिज? इज इट व्हीटस्टोन ब्रिज? ये गलत बोल रहे हैं आप। ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यही गलती है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं, इस तरह का अरेंजमेंट देखते तुरंत व्हीटस्टोन ब्रिज समझ बैठते हैं। ऐसा नहीं होना है भैया। व्हीटस्टोन ब्रिज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग ऑन टर्मिनल पॉइंट्स। यस, कैसे? इधर आइए। इस फोटो में अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, नोटिस करेंगे, ए और सी पे काम कर रहा हूँ, तार यहाँ लगाऊंगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, देख लो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर मैंने तार यहाँ लगा दी ना भाई सब, तो आप समझ रहे हैं करंट यहाँ से एंटर करके यहाँ निकलेगा, क्या 3 सेपरेट पाथ हो जाएंगे? सोचो, एक ट्रैक, 2 ट्रैक और 3 ट्रैक। व्हीटस्टोन है कि दूर दूर तक भी नहीं है? यस। तो बोलिए, फाइनल करिए, ये फोटो इज इट व्हीटस्टोन ब्रिज? मस्ट बी या मे बी? मैं ये भी नहीं कहूंगा व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, और मैं ये भी नहीं कहूंगा व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर आपने पूछा व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, तो मैं पहले पूछूंगा बता तू काम कहाँ कर रहा है, तू बता तेरे टर्मिनल पॉइंट्स कौन से हैं। और एक बात और भी है, अगर मैं यहाँ पर ये बीओडी मेंशन नहीं नहीं करता तो ऑब्वियसली टर्मिनल पॉइंट ये हो जाता ना। आप समझ रहे हैं, जहां पे हमने हाईलाइट किया हुआ है या जहां नाम लिखा हुआ टर्मिनल पॉइंट हो जाता। अगर मैं ये नहीं लिखता और बीओडी लिखता तो शायद वो टर्मिनल पॉइंट हो जाते हैं। ये मैंने 4 जगह एबीसीडी नंबर लिख दिया, तो फिर तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि मैं किन 2 पॉइंट पे काम कर रहा हूँ। क्लियर है सबको? और अगर इतना समझ में आ गया तो फिर अब लिख लेते हैं इसको। आओ, फर्स्ट आर ए सी। क्या बोला मैंने? ये फोटो है। अब बताइए, पहला क्वेश्चन देखने के बाद अब टर्मिनल पॉइंट क्या फाइनलाइज हो गए हैं? यस, मैंने मांग लिया आपसे कि आपको कहां आंसर लाना है, ए और सी। कम ऑन, इज इट बेस्ड ऑन बीच? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मे बी या मस्ट बी? अब तो मामला क्लियर है, वी डिस्टोन बीज, और क्या वो भी बैलेंस हो रहा है? दिस अपॉन दिस वन, दिस अपॉन दिस वन, मिडिल नाम रखना है कि उड़ाना उड़ाना। 2R 2R, आंसर विल बी आर। लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं क्या? लिख दीजिए, बैलेंस्ड स्टोन बीज, थोड़ा शॉर्ट में लिख दो, बैलेंस्ड WSB, बैलेंस्ड विडस्टोन बीज। सो ले लीजिए आंसर। 2R और 2R कहां से मिला है, कितना आ गया बेटे? आर आ जाएगा, RBD। इसी में सेकंड पार्ट लिखे, RBD, मतलब BOD के अक्रॉस रिजल्ट मांग रहे हैं। कम ऑन, क्या बोल रहे हैं? इज इट विस्टोन बीज नाउ? मे बी, मस्ट बी, है ही नहीं? है ही नहीं। तो अब इसको थोड़ा सा लिख दीजिए, इट इज नॉट WSB। अच्छे से लिखें ताकि जब रिवाइज करें तो याद आना चाहिए। इट इज नॉट WSB, व्हीटस्टोन ब्रिज, बट इट इज, बोले क्या है फिर? बट इट इज 3 पैरेलल पाथ, अग्निपथ, 3 पैरेलल पाथ। सो आंसर ले लीजिए बच्चे, 2R पैरेलल R और 2R। इज इट मेकिंग R/2? आ जाएगा आंसर? ये गड़बड़ हो गई यार। इस क्वेश्चन का आंसर पहले तो R आया था, R/2 है, ये क्या लफड़ा है? हाँ, वेरी गुड। सर्किट वही है, लेकिन सर्किट ही मैटर करता है, टर्मिनल पॉइंट्स। एक ही सर्किट में अगर अलग अलग जगह खेलेंगे तो आपका आंसर भी अलग अलग आ सकता है। जो आ रहा है आ रहा है। और कभी आप देख रहे हैं, आज के बाद हमेशा के लिए नियम बना है, कभी भी इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का नेटवर्क तुरंत वीडियो मत समझ बैठना, करेंगे आपको फंसाने के लिए हम जानबूझ के शेप ऐसा बनाएंगे और बात कर जाएंगे बीडी पे। आप समझ रहे हैं? हमें पता है, जैसे मैं पढ़ा रहा था, मुझे पता है बच्चे कहाँ कहाँ फंस सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, फोटो तो ऐसा बनाऊंगा और सवाल क्या मार जाऊंगा, ये मार जाऊंगा। तो आपको बहुत सोच समझ के बात करनी है। ऐसा क्वेश्चन IIT के अंदर आया भी हुआ है। जब मैं आपको पावर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि वहां किस तरह की चालाकी की गई थी, कुछ इसी तरह का चालाकी वहां किया गया था। ये हो जाएगा। और आइए, थर्ड, RAB। कम ऑन, वही फोटो है, RAB। कम ऑन, इज इट व्हीटस्टोन ब्रिज? हूं क्या कर रहे हो बे? व्हीटस्टोन है कि नहीं है? नहीं है तो लिख दो पहला तो, नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज। शॉर्ट में लिख दो यार, नॉट WSB। पहली बात तो आपको समझ में आ गया कि भाई व्हीटस्टोन तो नहीं है। अब आंसर लाना है, चला फोटो में खेलेंगे मेरे साथ, आ जाओ। कम ऑन, थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं हम लोग। आओ बच्चे, यहाँ बात कर रहा हूँ शायद मैं। कम ऑन, क्या सर्किट को पीछे से दबाना शुरू करें? सर्किट को पीछे से शॉर्ट करना शुरू करें। इधर देखना जरा। कम ऑन, इज इट 2R? 2R और R क्या पैरेलल? 2R/3, this 2R/3 and this R series, is it making, शाबाश, 5R/3 और 5R/3 और R? हाँ हाँ बोलो, क्या पैरेलल? 5R/3 और R पैरेलल आ जाएगा जो आना होगा। क्या मैं कह दूं R पैरेलल 5R/3? चलो आंसर ले आओ जल्दी से। 5/8R कंफर्म किया ना आपने? शाबाश। सब बच्चे चेक करें, मुझे बताएं कितना आ रहा है, मैं गलत लिख दूंगा, जल्दी बोलो। समझ में आया?
फिर लफड़ा हो गया यार, इसका आंसर 5r/8, तीनों बार आंसर अलग अलग क्यों आया है? हाँ, मुझे बार बार कहना है, बार बार पूछना है आपसे। फोटो वही है लेकिन भाई साहब हर बार टर्मिनल पॉइंट चेंज, टर्मिनल पॉइंट चेंज तो आपका आंसर भी चेंज। तो आई थिंक कहाँ से इन हो रहे हैं और कहाँ से आउट हो रहे हैं, करंट कहाँ से एंट्री ले रहा है, कहाँ से एग्जिट ले रहा है, क्या वो भी तो मैटर करता है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग तो फिर सर्किट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना करंट का। चलिए इस तरह से हो जाएगा। तो इस सवाल का मैसेज समझ में आ गया होगा। वेरिएशन बीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जब भी सवाल आए तो सोच समझ के बात करनी, ठीक है। चलिए अगला मैसेज, अगला सवाल। आइए, ए बी सी, ठीक है। अगला मैसेज सुने, फोटो बना दो फटाफट से। आ जाओ बच्चों, ध्यान दीजिए, सब आ रहे हैं, अगर मैं नहीं लिख रहा हूं सबकी वैल्यू सेम पकड़ लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा भाई ए और बी के बीच में आंसर चाहिए। मेरा अगला मैसेज ये है कि कई बार ऐसा होगा कि जो फोटो हम आपको देंगे वो पूरा अपने आप में वेरिएशन बीज बनता होगा। तो कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि एक बड़ा सर्किट आपको दिया जाएगा और उसके किसी हिस्से में वेरिएशन छुपा हुआ हो सकता है। शब्द पकड़ रहे हैं मेरे? कभी कभी तो पूरा सर्किट जो मैं दूंगा वो अपने आप में पूरा वेरिएशन होगा, और कभी कभी हम इतनी चालाकी करेंगे, एक बड़ा फोटो छाप के देंगे और उसके किसी हिस्से में वीडस्टोन छुपा हुआ हो सकता है। तो आपकी नजरें इतनी तेज होनी चाहिए कि छुपा हुआ वीडस्टोन को आप पहचान सकें। पूरा सर्किट तो वीडस्टोन नहीं है लेकिन कम ऑन, इसको छुपाता हूं। यस, इज इट बैलेंस स्टोन ब्रिज? दिस अपॉन दिस 1 1, दिस अपॉन दिस 1 1, बड़े लाम रहेगा कि उड़ा देंगे, उड़ा देंगे। क्या मैं बोल दूं ये कौन है? बैलेंस्ड वीडस्टोन ब्रिज, पहचाना बेटे? यस। तो मैं मानता हूं ये पूरा सवाल वीडस्टोन ब्रिज नहीं था, लेकिन किसी हिस्से में क्या वीडस्टोन छुपा हुआ है ना? यस। तो हमारी प्रैक्टिस धीरे धीरे ऐसी हो जानी चाहिए कि कहीं पे वाकई में वीडस्टोन छुपा हुआ है तो अपनी नजरों से बचना नहीं चाहिए। वीडस्टोन नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बन रहा है वीडस्टोन, मेरी नजर ही नहीं जा रही कि यार वीडस्टोन है, तो फंस जाएंगे हम लोग। दिखना चाहिए। और अब तो हो गया आंसर, ये उड़ा दिया। 2r और r, क्या आंसर आ जाएगा बेटे? लिख दो, लिख दो। तुम्हें याद है कल परसों ये सवाल हमने, हाँ शाबाश, कुछ बत्ती जल रही है, जानबूझ के बात करो, कम ऑन। क्या सिमेट्रिक लाइन से किया था? वही मेरा मैसेज है। कई बार क्या होगा, कोई पर्टिकुलर सवाल एक ही मेथड से नहीं होता है, एक सवाल 2 3 4 5 तरीके से भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें तरीके अलग अलग होने के बावजूद भी उस सर्किट की परफॉर्मेंस में, बिहेवियर में, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। अरे सवाल वही तो, जवाब तो वही आना पड़ेगा। क्या उस दिन में आंसर आ रहा है? ओके सॉरी, क्या उस दिन में आंसर r/2 आया था अपना? यस। और आज भी आंसर r/2। और मजे की बात, तुम उस दिन सिमेट्रिक लाइन मेथड खेल रहे थे ना, क्या उस दिन भी यही बर्बाद हुआ था? और क्या आज भी यही बर्बाद हुआ है? तो मेक श्योर जिसको बर्बाद होना है वो होके रहेगा। तरीके अलग अलग हो सकते हैं मतलब तरीका कोई भी हो, जिसको बर्बाद होना है वो बचेगा कि होके रहेगा? होके रहेगा। तो ये सब कहने का उद्देश्य समझ रहे हैं आप लोग कि मैंने कल वो मेथड लगाया, मैंने आज ये मेथड लगा, लेकिन सर्किट की बिहेवियर पे कोई असर आया कि नहीं आया? नहीं आया। कल भी शायद इसी में करंट नहीं गई थी, आपने हटा दिया था इसको, और क्या आज भी इसी में करंट नहीं गई है? तो बोलिए सर्किट की परफॉर्मेंस पे कोई असर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। इस बात को भी ध्यान में रखें कि मेथड्स अलग अलग होने से कोई बिहेवियर में, आंसर में कहीं भी फर्क नहीं आता है। एग्जाम में आपको जो ठीक लगे उससे करिए, जल्दी आंसर आना चाहिए, सही आंसर आना चाहिए। ये मैसेज क्लियर है सबको? चलिए और देखते हैं अगला मैसेज, अगला सवाल, अगला मैसेज। ये देखिए बेटे, ए बी सी और ओ, और मैंने आपसे कहा कि RAO क्वेश्चन मार्क। फोटो बना लीजिए, बातें करेंगे। वही सर्किट है, वही सर्किट है, जानबूझ के वही सर्किट लिया है, कुछ बात करनी है। फोटो बनाए, शाबाश। हम्म, फोटो वही है, शायद टर्मिनल पॉइंट चेंज कर दिया मैंने, समझ? मैंने इस बार क्या मांगा आपसे, पिछली बार शायद यहाँ आंसर मांगा था बेटे, और अब मैंने क्या बोला कि यहाँ आंसर चाहिए। अब मेरी बातों को ध्यान सुने। अब मेरे टर्मिनल पॉइंट ये है। अब खूब सारी बातें कर लेते हैं अपन, सुनिए। अगर मैं यहाँ बैटरी लगाता हूँ तो जरा सोचिए, अगर मैं सिंपल करंट के फ्लो से देखूंगा, यार कौन सीरीज है कौन पैरेलल है पता ही नहीं लग रहा है। मामला कैसा, साधारण है, उलझा हुआ मामला, उलझा हुआ। और बच्चे अगर उलझा हुआ मामला है तो, उलझा हुआ मामला है तो बोलिए डायरेक्ट तो आंसर नहीं आएगा, कोई ना कोई मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। यस। मुझे बताइए पॉइंट पोटेंशियल मेथड हेल्प करेगा क्या? वो कहाँ हेल्प करता है? खाली तार, तो वो मेरे लिए बेकार हो गया। कम ऑन। आई थिंक
इसमें सिमेट्रिक लाइन मेथड लगा दिया था ना आप लोगों ने, इसमें सिमेट्रिक लाइन मेथड चलेगा कि फ्लोप है? फ्लोप है, ये सीखना है आपको। यस, ये सीखना है आपको। इसमें सिमेट्रिक लाइन मेथड लगा दिया था उस दिन। इसमें सिमेट्रिक लाइन मेथड में अगर मैं लगाना चाहूँ तो भी नहीं लेगा, कारण टर्मिनल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो बोलिए दो मिरर इमेज बन रही कि नहीं बन रही? तो आपको यहाँ पर सिमेट्रिक लाइन मेथड लगाना है कि नहीं लगाना? आप समझ रहे हैं? इसमें तो शायद सिमेट्रिकल लगा दिया था ना उस दिन, लेकिन आज मैं चाहूं तब भी इसमें सिमेट्रिकल भी फ्लोप हो गया। समझ रहे हैं मेरी बातें? समझ रहे हैं? पॉइंट पोटेंशियल मेरे को आता था वो फ्लोप हो गया, सिमेट्रिकल लाइन मेरे को आता था वो भी फ्लोप हो गया। केवीएल तो मैं लगाना नहीं चाहूंगा, 3 इक्वेशन बनाऊंगा बर्बाद हो जाएंगे, इतना सोल्व करेंगे तो वो मैं नहीं लगाना चाहूंगा। तो कुछ जुगाड़ पानी सोचे, जितना मेरे को आता था वो फ्लोप हो चुका है, कुछ जुगाड़ पानी सोचे। जुगाड़ पानी सोचे तो हिडन ट्रायल। देखो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार ये ए और ओ के बीच का एक रेजिस्टेंस निकाल के देख रहा हूँ, लौटा दूंगा, ईमानदारी से लौटा दूंगा, सर्किट में गड़बड़ नहीं करना, ठीक है? थोड़ा हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, लौटा देंगे ईमानदारी से, ठीक है? इसको हटा के देखा और कम ऑन अनफोल्ड, समझ रहे हैं? यानी कि आराम से देखिए, ये एज इट इज है बेटे, ये एज इट इज है और ये एज इट इज है, देख रहे हैं? और ये जो जैसे कागज को अनफोल्ड करते हैं, देखो ये मेरा हाथ देखो, ये कागज को अनफोल्ड करते हैं ना, देखना जरा, ये पोर्शन यूं, कुछ चमका, कुछ चमका, ये ए था, ये बी था और ये सी था, कुछ याद आ रहा है? अजीब से देख रहे हैं, मेरे को पता लग रहा है क्या हो रहा है सब। एक रेजिस्टेंस हटाया है, न्यू कर दिया, और कर दिया तो कर दिया, और ये सब जुगाड़ कब आया? जब मैंने इसको हटा के देखा। अगर ये लगा रहता तो फिर लगा ही रहता, दिख ही नहीं रहता क्या करें क्या नहीं करें। इसको हटा के देखा, हिट एंड ट्रायल, हटा के देखा तो मेरे को ये जुगाड़। और हाँ हाँ, मैंने ए और ओ के बीच में से एक रेजिस्टेंस हटाया था ना, तो मुझे वापस लौटाना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करेंगे। यस, ए और ओ के बीच में से रेजिस्टेंस हटाया था, लौटाना पड़ेगा, लौटा दिया। तो आप देख रहे हैं वो जो मुश्किल सर्किट था, अगर मैं थोड़ा सा उस पर ध्यान नहीं देता, अगर मैं हिट एंड ट्रायल नहीं करता तो मैं तो उलझ गया था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कैसे अप्रोच करें। और आपने बोल दिया था कि यार तेरा सिमेट्रिक लाइन फ्लोप हो गया, पॉइंट पोटेंशियल सब बेकार हो गए हैं, क्या करें? हिट एंड ट्रायल किया तो अनफोल्ड करके सर्किट बना। और अगेन क्या वीडस्टोन है? वीडस्टोन क्या ये खराब? एंड अगेन 2R और R, क्या आंसर आ जाएगा बेटे? मैं एक लाइन लिखवा देता हूँ इसमें, कैसे क्या, वरना बाद में दिक्कत ना आ जाए आपको। इसमें मैं लिखवा दूं एक लाइन, रिमूव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड ओ, रिमूव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड ओ एंड अनफोल्ड द सर्किट एज शोन। अनफोल्ड होता ना, फोल्ड का उल्टा अनफोल्ड, अनफोल्ड सर्किट एज शोन। अनफोल्ड सर्किट एज शोन, और उसके बाद तो आंसर आ गया। उसके बाद तो आंसर आ जाएगा, हो गया आंसर। और मजे की बात यह है कि वापस इसमें क्या छुपा हुआ था? बैलेंस्ड वीडस्टोन ब्रिज। मैं दोनों सवालों के बारे में कंक्लूड करता हूं एक साथ मिलकर के, लिख लीजिए एक बार इस सब। चलिए फाइनली सीखिए वापस से। थोड़ी देर पहले ये सवाल किया था और अभी ये सवाल आप देख रहे हैं, ये फोटो और ये फोटो में आई थिंक फोटो बिल्कुल सेम था, टर्मिनल पॉइंट सेम थे कि अलग थे? अलग थे, और अलग थे फिर भी आंसर सेम आ गया, अलग थे फिर भी आंसर सेम आ गया। और इसका मतलब क्या हो गया? टर्मिनल पॉइंट चेंज करने पे आंसर चेंज होगा ही या हो सकता है? हाँ, ऐसा मत भी सोचना बोले कि टर्मिनल पॉइंट चेंज करते होगा, या होगा कि हो सकता है, वो देखना पड़ेगा, हो भी सकता है और नहीं। बस एक बात, दूसरी बात, अच्छी बात क्या है कि बच्चों ये पूरा सर्किट में भी कहीं ना कहीं वीडस्टोन छुपा हुआ था, और इसके अंदर भी कहीं ना कहीं वीडस्टोन छुपा हुआ था, लेकिन फिर भी फर्क है, इसमें वीडस्टोन ऐसे छुपा था कि डायरेक्ट देख के पता लग रहा था, और इसमें वीडस्टोन डायरेक्ट देख के पता नहीं लग रहा था। क्या थोड़ा सा प्रयास करने के बाद वीडस्टोन छुपा हुआ दिखा मेरे को? यस। तो कई बार ऐसा आपके साथ होगा कि वीडस्टोन जो छुपा हुआ होगा ना, वो आपको देखते पता लग जाएगा कि अच्छा ये पोर्शन वीडस्टोन हो रहा है। और कई बार आपको बहुत कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि यार वीडस्टोन इसके अंदर छुपा हुआ है। अभी जब मैं ये सवाल करा तो कुछ लोग मेरे को क्रॉस क्वेश्चन बोल देते कभी कभी, बोले सर आपने तो इसको हटा के देख लिया, बोले हमें कैसे पता लगे, हमें कैसे आइडिया आएगा कि इसको हटा के देखना है, ये सब करना है? हाँ, आज को आज के पहले नहीं आता होगा, लेकिन अब तो आएगा। अरे सही बात है कि नहीं है?
अभी आज मान लो आपने कोई नई बात सीखी है, नई बात देखी है कि यार ऐसा भी कर सकते हैं, तो आज के बाद जब जब जहां जहां उलझोगे कोई सर्किट में, तो तुम्हारी भी बत्ती चमकेगी ना, यार इसको हटा के देखते हैं, क्या पता कुछ जुगाड़ बैठ जाए। सो अबाउट प्रैक्टिस ओनली। हम्म। चलिए, तो ये आंसर आ जाएगा। और अब लेते हैं एम्स वाला सवाल। एक क्वेश्चन एम्स में आया है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। उसको करने के बाद तो आपकी आंखें हम्म खुल जाएंगी, मतलब अभी नींद में आप लोग यूं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और ये सवाल कराने के बाद मैं जान लूंगा कि मेरी बातें कितने लोग समझ पाए। जो अभी इतनी कहानियां सुना के लाया ना मैं, ये सवाल से मुझे पता लग जाएगा कितने लोग मेरी बात समझ पाए। ठीक है। फोटो बनाए, कष्ट होगा तब भी बनाना है। R1, R2, R3, और यही नंबरिंग करना। मैं इसी के हिसाब से सारे आंसर बोलूंगा। R5 और बेटे R6, यही नंबरिंग करना जो मैंने की है। मैं इसी के हिसाब से आपको सारे आंसर दूंगा। जहां मैंने R1 लिखा, आपका R1 वही होना चाहिए। जल्दी से बनाए। बनाए बच्चे। ऑल रेजिस्टेंस सेम। क्वेश्चन ने कहा है कि जो R1, R2, R3 ना R6 तक सबकी वैल्यू सेम है। शॉर्ट में लिख दो, ऑल सेम रेजिस्टेंस। लिख दिया सबने? ठीक है। अब सुनिए, एग्जाम में जो पूछा था उसने एक सवाल पूछा था, मैं 6 सवाल पूछूंगा आपसे, और सभी का जवाब आपको देना भी पड़ेगा। यस। लिखना लिखाना बाद में होगा, मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए। रेडी सब लोग? हेल्प करेंगे मेरी? यस। बच्चे सभी 6 रेजिस्टेंस सबके लिए आर आर है ना? सब उसने बोला, हो गया। यस। एग्जाम में क्वेश्चन ये था, पहले एग्जाम वाला पूछता हूं। उसने बोला कि इस सर्किट में अगर बैटरी अप्लाई करते हैं ए और ओ पर, इन विच रेजिस्टेंस करंट विल बी जीरो। अब आपको याद है कि वीडस्टोन का जो मिडिल आर्म बनता है वो सूखा रहता है, तो आपको वीडस्टोन ब्रिज नजर आना चाहिए, साथ में ये भी आपको पता लगना चाहिए कौन सा रेजिस्टेंस वीडस्टोन ब्रिज के मिडिल आर्म का रोल करेगा। क्या वो उसी को सूखा रहने का अधिकार है? यस। आ जाओ कमान। ए ऊपर बैटरी लगाएंगे, यू नो। यस, कौन सूखा रहेगा जल्दी बोलो। कमान। वेरी गुड। क्लियर हो गया सबको? देखा, आपने तुरंत आंसर मार दिया, क्योंकि मैं इतना सारा आपको सिखा के लाया। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने लाता तो बहुत अजीब सा लगता ना, बोले पता नहीं कैसे डिसाइड हो। अभी तो आसान लग रहा है ना, क्योंकि हम लोग बातों बातों में बहुत सारा सीख के छोटा छोटा तुरंत आंसर दे सकते हैं। ये तो एग्जाम का क्वेश्चन था, अब मैं पूछूंगा। कमान, सही आंसर आना चाहिए। बैटरी लगाता हूँ ए बी पर, कौन सूखा रहेगा? कमान 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 जल्दी बोलो। R2। बैटरी लगाता हूँ ए सी पर, कौन सूखा रहेगा? R5। दिख रहा है नालायक को? यस, आंखें कमान। कौन R5 सूखा रहेगा? बैटरी लगाता हूँ बी सी पर, कमान कमान, कौन सूखा रहेगा? ये भी डिस्टर्ब होगा, दिख रहा है क्या? R4 सूखा रहेगा। बैटरी लगाता हूँ ए ओ पर, कमान। R3। कारण समझे? R3। कमान। बैटरी लगाता हूँ बी ओ पर, कमान कमान कमान। R1। क्यों? पता है ना? हो जाएगा। बैटरी लगाता हूँ सी ओ पर। कुछ चमका? क्या तुरंत आंसर दे सकते हैं ना? तो इस तरह से बच्चों को पता होना चाहिए। और क्या सभी 6 दौरान, मैंने 6 केस बोले ना आप लोगों को, क्या सभी 6 दौरान क्या व्हीटस्टोन बन रहा था? हाँ, और 3 दौरान तो व्हीटस्टोन डायरेक्ट दिखता है। यहाँ लगाने पे हर आदमी को दिखता है, यहाँ लगाने पे भी हर आदमी को दिखता है, और यहाँ पे भी। लेकिन एओ और बीओ और सीओ पे लगाने पे डायरेक्ट दिखता है। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल, यू नो, इसको हटाया, वो सब किया। कुल मिला के हर बार जो है ना, आपको कोई ना कोई व्हीटस्टोन मिला है। और मजे की बात, सभी 6 केस में आपने नोटिस किया, कभी R1 सूखा रहा, कभी R2 सूखा रहा, कभी R6 सूखा रहा। कोई बचा है क्या सूखा रहने से? क्या सभी को नंबर मिला एक एक बार? सभी का नंबर है एक एक बार। कभी R1 सूखा, कभी R2 सूखा। कोई बचा है कि सब लोग एक एक बार सूखा रहे, मतलब करंट जीरो रहे? अजीब से क्या देख रहे हो? लिख लो, थोड़ा लिख लो ना। इफ, मैं पूरा लिखवा देता हूँ, लिखें। इफ बैटरी इज अप्लाइड, पूरा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं यार। इफ बैटरी इज अप्लाइड बिटवीन, बिटवीन, बस ऐसा लिख दीजिए। फिर 6 पॉइंट से बिटवीन, सर लिख दे बेटे, फर्स्ट ए एंड बी, देन आई R2 बराबर 0। दूसरा, वो जो आपने भी बोल के बताया ना मेरे को, वो लिख के दे रहा हूं आपको। अच्छा, जो मैं लिख रहा हूँ उसको चेक भी करते जाना। मैं जानबूझ के कुछ गलत लिखने वाला हूँ। चेक करते जाना, मुझे बताना कहाँ गलत लिखा है। ऐसा नहीं बिना सोचे में छाप दिया। मैं कुछ गलत भी लिखने वाला हूँ।
ये कहानी है। क्या कंफ्यूजन है लड़की? क्या कंफ्यूजन है बोल। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो मुझसे, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। पीछे भाइयों कोई डाउट है? कुछ गलत है क्या इसमें? चेक कर लिया आपने? श्योर? देख लो, गलत होगा तो मेरे को नहीं पता फिर। हाँ चलिए, तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानियां। ध्यान दीजिए बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा था व्हीटस्टोन ब्रिज, वापस से कनेक्ट करता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है 5 आर्म्स का एक स्पेशल 5 आर्म्स का एक स्पेशल इंतजाम था। स्पेशल इंतजाम में 2 केस बनते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस केस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया और उसके बारे में इस तरह से हम तरह तरह के सवाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, एक बात और भी मैं आपसे कहूंगा बच्चों, बैलेंस कंडीशन में जो मिडिल आर्म होती है ना, मिडिल आर्म जो गैलोमीटर था अपना, एक बात अपने एग्जाम में भी आया हुआ है ये क्या है? गैलोमीटर। ये क्या है? बैटरी। ध्यान दीजिए, बैलेंस कंडीशन, अगर ब्रिज बैलेंस है तो आप क्या कर सकते हैं, गैलोमीटर आर्म को और मिडिल जो सेल की जो आर्म है उसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच में गैलोमीटर हटाई क्या लगा दिया जाए? सेल लगा दिया जाए। और इन दोनों पॉइंट के बीच में सेल हटाई क्या लगा दिया जाए? गैलोमीटर लगा दिया। तो बैलेंस कंडीशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। सुन लिया सब लोगों ने? यानी मैं क्या स्टेटमेंट दे दूं, इन बैलेंस कंडीशन इफ गैलोमीटर ब्रांच एंड सेल ब्रांच आर इंटरचेंज्ड, बैलेंस इज डिस्टर्ब या अनडिस्टर्ब। ये मुझे आपसे कहना है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, चलिए, लिखना है तो लिख दो। इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन गैल्वेनोमीटर आर्म एंड बैटरी आर्म, गैल्वेनोमीटर आर्म एंड बैटरी आर्म आर इंटरचेंजेबल, आर इंटरचेंजेबल, इंटरचेंज कर सकते हैं। चलिए, केस 2 सुनने जा रहे हैं, अनबैलेंस ब्रिज। अनबैलेंस ब्रिज, पहली बात मैं बता दूं, मैंने आज तक किसी एग्जाम के अंदर अनबैलेंस ब्रिज का क्वेश्चन देखा नहीं है। इंजीनियरिंग एग्जाम में भी नहीं देखा है। तो अनबैलेंस ब्रिज का न्यूमेरिकल जनरली नहीं आता अभी तक का जो नोटिस है। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है वो अक्सर बैलेंस ब्रिज का ही होता है। फिर भी अनबैलेंस ब्रिज का आ जाए तो क्या क्या करना है क्या नहीं करना, थोड़ी सी बात करते हैं उसके लिए। अनबैलेंस ब्रिज, बेटा अनबैलेंस ब्रिज क्यों बोला आप लोगों ने? इसका मतलब क्या हो गया? P by Q is not equal to R by S. It means VB is not equals to VD। याद है ना BOD जो फोटो बनाया था? और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो दोनों में से कोई हाई और कोई लो होता होगा। तो बोलो मिडिल आर्म में करंट जीरो की नॉन जीरो? नॉन जीरो। तो बोलिए, क्या मैं कह दूं आई मिडिल दैट विल बी नॉन जीरो। मिडिल आर्म में करंट कैसा होगा? नॉन जीरो। और अगर आपने बोल ही दिया है कि मिडिल आर्म में इस बार करंट फ्लो होगा, तो बोलिए मिडिल आर्म को हटाना टेक्निकली सही है कि गलत है? गलत है। अपन ने ये चर्चा की थी कि अगर आपके यहाँ करंट नहीं चलेगा तो हटा दो उसको, लेकिन आपने तो मान लिया ना आपके यहाँ करंट है, तो करंट है तो उसको हटाना लीगल होगा कि इलीगल हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा, वो नहीं कर सकते। अच्छा, अपन ने ये बोला कि मिडिल आर्म में करंट चलेगा। अपने नीट में एक बार ये क्वेश्चन भी आया है कि करंट नीचे से ऊपर जा रहा है कि ऊपर से नीचे जा रहा है, तो उसका भी एक क्राइटेरिया होता है क्या? ये देखिए, इफ फोटो के हिसाब से बोलता हूँ, सुनो। मान लो बच्चे ये सीन है, मान लो ये सीन है जो कि मैंने बनाया था, ध्यान दें। इफ P बाई क्यू मोर देन R बाई S, जिधर का रेशियो ज्यादा हुआ ना उधर का पोटेंशियल कम। अगर मेरे सवाल में ऊपर का रेशियो ज्यादा आया है तो ऊपर का पोटेंशियल कम। इफ P बाई क्यू लेस देन R बाई S, तो ऊपर का रेशियो, सॉरी रेशियो नहीं, सॉरी पोटेंशियल, अगर ऊपर का रेशियो ज्यादा है बेटे तो ऊपर का पोटेंशियल कम, और ऊपर का रेशियो कम है तो ऊपर का पोटेंशियल ज्यादा। रेगा बताओ, ऊपर और नीचे में अगर हम ये जान पाए कि ऊपर और नीचे में कौन हाई या कौन लो पोटेंशियल है, तो फिर तो करंट बता ही देंगे, क्योंकि हमने सुना है करंट हाई से लो जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड कर लेंगे।
इसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया जा सकता है केवीएल लगा करके, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको डायरेक्ट याद करें, और डायरेक्ट याद करने का लॉजिक पता लग गया, जिधर का रेशियो ज्यादा उधर का पोटेंशियल कम, इस लॉजिक पे काम कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ इस बात पे अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन था बच्चे वो ये था, नीट में क्वेश्चन था ये वाला, ये क्वेश्चन था 4413 ये था, और ये था कुछ एग्जाम में ये क्वेश्चन था नीट में। ये क्वेश्चन देकर के उन्होंने हमसे पूछा था, 4 लैंग्वेज दिया हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इज इट बेस्ड ऑन ब्रिज? इज इट बेस्ड ऑन ब्रिज? नालायकों, तुम मेरा अगले सवाल का जवाब दे दो। मैं बैलेंस नहीं पूछ रहा हूँ बे, मैं बैलेंस अनबैलेंस नहीं पूछ रहा हूँ बे, ये व्हीटस्टोन तो है ना, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मैं पूछ रहा हूँ बैलेंस है क्या, तुम बोल रहे हो नहीं 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 यार, बैलेंस पूछा किसने तुमसे? जो पूछ रहे हो उसका जवाब दो बे। इज इट बेस्ड ऑन ब्रिज? हाँ व्हीटस्टोन है, बैलेंस है कि अनबैलेंस? मिडिल आर्म में करंट जीरो की नॉन जीरो? अब बच्चे ये फोटो देखिए, एग्जाम में 4 ऑप्शन थे कि आईजी जीरो होगा, आईजी नॉन जीरो, लेकिन बी से डी है, डी से बी वगैरह। आओ कॉमन सेंस की बात है, क्या आप देख रहे हैं ऊपर का रेशियो 4:4 और नीचे का रेशियो 1:3? कमान, ऊपर का रेशियो क्या ज्यादा है क्या? सिंपल सिंपल मैथ से 4:4 कमान, और जिधर का रेशियो ज्यादा उधर का पोटेंशियल। तो मैंने देखा कि यार वीबी कम है वीडी से, तो बस मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ आईजी इज नॉन जीरो, और कहां से कहां, क्या डी टू बी? बस एग्जाम में इतना आंसर था अपना। हाई से लो तो रहेगा ना, बस हमें ये जानना था हाई कौन है और लो कौन है, और उसका शॉर्टकट मैंने क्या बता दिया, जिधर का रेशियो ज्यादा दिखे उधर का पोटेंशियल कम। ठीक है, ये था अनबैलेंस ब्रिज के मिडिल आर्म में करंट का डायरेक्शन जानने के बारे में। ठीक है, अभी कोई मुझसे पूछेगा यार करंट की वैल्यू ही चाहिए भाई, बीच में बता करंट की वैल्यू बता, सब कोई शॉर्टकट नहीं है, केवीएल लगाइए मजे करिए, 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा बड़ा बड़ा, 3 इक्वेशन मैनिपुलेट करेंगे, एक 1.5 पेज का न्यूमेरिकल बनता है। अब मान के चले एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर किसने कहा कि नहीं, आपने बोला मिडिल आर्म में करंट चलेगा, बोले हाँ बोला है, बोले करंट की वैल्यू निकालो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, फिर वही सब करना पड़ेगा। इस लूप में कुछ आई करंट मान लिया, कुछ आई वन मान लिया, 3 इक्वेशन बनेगा, उनको पूरा इधर उधर मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके मिडिल आर्म में करंट की वैल्यू निकाला जा सकता है। अपने एग्जाम में जो था करंट का वैल्यू निकालने का नहीं था, बस ये पूछ रहा था कि नीचे से ऊपर जा रहे कि ऊपर, वो तो अपन बोल सकते हैं, हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगर मुझे कहेंगे अनबैलेंस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, या क्या निकालिए, आर इक्विवेलेंट, ये निकालिए किसी भी अनबैलेंस ब्रिज का, तो अनबैलेंस ब्रिज का इक्विवेलेंट निकालना आप समझ गए होंगे। अगर प्रोसी मिडिल आर्म तो उड़ा नहीं सकते, तो आई थिंक मिडिल आर्म उड़ा देते तो बहुत आसान होता ना, ये दोनों सीरीज तुरंत आंसर आता है। मिडिल आर्म उड़ा नहीं सकते, तो मामला कैसा है, साधारण कि उलझा हुआ मामला है, उलझा हुआ मामला है। तो अगर इसको सोल्व ही करना है तो इसका प्रॉपर तरीका तो था केवीएल, केवीएल लगाइए, वही 3 इक्वेशन बनेगी बड़ी बड़ी, उनको मैनेज करते रहिए तब जाके आंसर आएगा। यानी प्रॉपर प्रोसीजर तो क्या है, केवीएल। और भाई साहब इतना बड़ा प्रोसीजर हम लोग एग्जाम में अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, अगर ये सवाल करने बैठे तो फिर एग्जाम में फिर ये सवाल होगा, एक बाकी नहीं होंगे, ठीक है ना, इतना बड़ा। हाँ हाँ, देखो मान के चलो एग्जाम में कुछ स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं, समझे, अगर ऐसा सवाल आ भी जाए ना तो उसको करना नहीं है। कई बच्चे क्या था एकदम वो इज्जत का सवाल बना लेते हैं, प्रेस्टीज इश्यू, बोले कि नहीं मैं करके रहूंगा इसको, हाँ सब छोड़ दूंगा बस इसको करके रहूंगा। ये वहां इज्जत फिज्जत कुछ नहीं है बे, वहां जल्दी से आंसर आना चाहिए, अगर तुम्हें लगता है कोई सवाल टाइम खा जाएगा छोड़ो उसको, निपटेंगे बाद में उससे। समझ में आ गई बात, इज्जत का सवाल मत बनाए। चलिए केवल तो यूज नहीं करूंगा। ध्यान दीजिए बच्चों, बुक्स में जहां भी अनबैलेंस ब्रिज के सवाल आप पाएंगे आईआईटी की बुक्स में, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप की सिमेट्री होती है काफी सारे सवालों में। कौन सी सिमेट्री, ये देखिए, आर 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 एन आर एन आर। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इज इट बेस्ड ऑन ब्रिज? बेस्ड ऑन है, टर्मिनल पर नजर आ रहे हैं, बैलेंस के अनबैलेंस? अनबैलेंस। मैंने आपसे कहा भाई इसका आंसर बनाओ, तो बच्चे अगर मैं, और हाँ इसमें एक स्पेशल सिमेट्री नजर आ रही होगी ना, आर 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 एन टाइम्स, दिख रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आर 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 और एन टाइम्स और एन टाइम्स। आईआईटी की बुक्स में आप देखेंगे जहां भी आपको अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे, 60% क्वेश्चन में आपको ये सिमेट्री मिलने वाली है। तो बहुत अगर ऐसा क्वेश्चन सिमेट्रिकल ज्यादा हो सकता है, अगर मैं केवल से पूरा सोल्व करता हूँ 3 इक्वेशन बना के, इसका आंसर आता है, इसको याद करने में भलाई है, 3n+1 n+3 इंटू स्मॉल आर। लेकिन ध्यान देना ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब ये ये सिमेट्री होनी चाहिए अनबैलेंस्ड में। लिख लो, कब तक देखते रहोगे, इसको लिखो।
सही है, अटक गया, सही है ना? पानी पे थोड़ा सा हाँ हाँ बराबर, पी बाय बिल्कुल सही। नहीं वो अब उसमें वही फॉर्मेट जो मैंने बताया ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से ही होगा फिर वो, जो मैंने कंडीशन लिखा है ना मैंने इसी शेप के हिसाब से लिखा है। समझ में आ गया फॉर्मूला ये? तो अनबैलेंस ब्रिज में अगर ये पर्टिकुलर सिमेट्री दिखे तो सीधा फॉर्मूला लगा देना, 3n+1/n+ इंटू स्मॉल आर। लगा पाएंगे? चलो जरा आंसर बना के बताओ। ये लीजिए 1 1 1 and this is 2 and this is 2, come on, is it based on this? बैलेंस या अनबैलेंस? अनबैलेंस। क्या इसका इक्विवेलेंट आंसर ला सकते हैं? वो दिखी सिमेट्री दिखी वो वाली? चलो आंसर लाओ जल्दी से। हाँ 7/3 गलत है, सोल्व करो, ढंग से सोल्व करो, शाबाश। जोड़ बाकी सही से करो बे। 7 हूँ क्या कर रहे हो? बोलो भाई क्या है? हाँ अरे गलत आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। 7/5 बराबर एकदम। 7/3 नहीं है बे, 7/5 आएगा। अरे फॉर्मूला तो लगा सकते हो यार। आ गया 7/5 आ गया बेटे। आप लोगों को आ रहा है बच्चे पीछे? 7/5 कितने लोग आंसर आ चुका है? वेरी गुड। कुछ नहीं ना, आर 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 के लिए 1 हो गया, एन के लिए 2 हो गया, लगाओ इस पे। आर इक्वलेंट यू आर गेटिंग इज 7/5, मैं कह दूं 1.4 ओम, आंसर हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। देखो मैं आपको बता रहा था कि अगर अनबैलेंस ब्रिज का सवाल आ ही जाए एग्जाम में कभी, मान लो अभी तक तो आया नहीं, लेकिन मान लो आ जाए तो बोले सब कैसे करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या तो केवीएल लगाओ। इतना एग्जाम में करना नहीं, इसके बाद छोड़ दो सवाल को। ये फॉर्मेट दिख जाए तो तुरंत आंसर आ जाएगा। और मान लीजिए ये फॉर्मेट ना हो, अनबैलेंस ब्रिज तो हो लेकिन ये फॉर्मेट ना हो, तो ये फॉर्मूला चलेगा कि फ्लॉप हो जाएगा? फ्लॉप हो जाएगा। फिर बोले क्या करेंगे? तो फिर ऐसा करते हैं, किसी भी अनबैलेंस ब्रिज को सोल्व करने का एक शॉर्टकट बताते हैं, शॉर्टकट जिसमें आपको एग्जैक्ट आंसर पता नहीं लगेगा लेकिन रेंज पता लग जाएगी आंसर किस किस के बीच में होगा। आइए शॉर्टकट में बेटे आप क्या करना, कैसा भी अनबैलेंस ब्रिज आ जाए, कैसा भी ये फॉर्मेट हो कि ना हो, कैसा भी अनबैलेंस ब्रिज आए तो आप क्या करना, मिडिल आर्म को हटा देना। सुन रहे हैं? एक बार मिडिल आर्म को एक बार तो शॉर्ट मार देना और एक बार ओपन मार देना। मिडिल आर्म को एक बार तो शॉर्ट मार देना और एक बार ओपन मार देना, और आपका आंसर दोनों के बीच में रहेगा। और इस चीज को कंफर्म करें। यस, ये सवाल पकड़ लेते हैं क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर भी तो है ना मेरे पास। आओ इसी को पकड़ लेते हैं। मान लीजिए ये सवाल आया एग्जाम में मेरे पास, या ये देखिए क्या था, 1 1 और ये 2 2 था। मैंने मिडिल आर्म को हटा दिया बेटे और एक बार क्या मार दिया, शॉर्ट मार दिया। तो एक बार मिडिल आर्म को मैं ओपन, 1 1 2 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अनबैलेंस ब्रिज को सोल्व करने का शॉर्टकट क्या, मिडिल आर्म को एक बार शॉर्ट कर दीजिए और एक बार ओपन कर दिया मैंने। चलिए इसका आंसर देंगे आप मुझे, बोलो ना। 2/3 और 2/3, 4/3। पता लग रहा है ना? अजीब से देखते रहते बोले पता नहीं क्या है। पता लग रहा है? इसका आंसर देंगे 3 और 3, क्या डेड? 3 3 बोले तो डेड। और मेरे सवाल का जो असली आंसर होगा वो ना ये होगा ना ये होगा, क्या बीच में कुछ ना कुछ होगा? यस, बोलिए इन दोनों के बीच में। इसका मतलब मैं इस तरह से शॉर्टकट से एग्जैक्ट आंसर तो नहीं ला पा रहा हूं, मैं मानता हूं नहीं ला पा रहा हूं, लेकिन इतना तो जान पा रहा हूं कि मेरा आंसर इनके बीच में होगा। और बेटा अगर मैं इतना भी जान पाया तो 4 ऑप्शन तो रहेंगे ना मेरे पास, मदद करेंगे। आपको याद है एक बार इनफाइनाइट लैडर में भी कुछ इस तरह का बताया था, पहला ब्लॉक रखना, एक बार शॉर्ट मारना, एक बार ओपन मारना, याद आ रहा है? कुछ वैसा ही तो चल रहा है ना? और क्या इसका लॉजिक समझ में आया? मैंने ऐसा लॉजिक क्यों बोला, इसका लॉजिक बताऊं आपको? इसका लॉजिक भी सुन लो, अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा हो तो सुन लो लॉजिक क्या है इसका। बोले यार ऐसा क्यों कर दिया आपने, सुन ले। एक बार बताओ यार, मिडिल आर्म का रेजिस्टेंस कम से कम कितना हो सकता है? 0। और अधिक से अधिक कितना हो सकता है? इनफाइनाइट। तो अगर वाकई में मिडिल आर्म 0 होती तो आपका
अपनी है क्या? अपनी नहीं है, कमा। अगर मान लीजिए वाकई में जीरो होता तो अपना आंसर ये बनता। अगर मिडिल आर्म का रेजिस्टेंस वाकई में जीरो तो अपना आंसर ये बनता। मिडिल आर्म का रेजिस्टेंस वाकई में इनफाइनाइट होता तो अपना आंसर ये बनता। लेकिन आपके मिडिल आर्म वाकई में ना तो जीरो है ना इनफाइनाइट है, क्या वो बीच में कुछ है? तो फिर आपका आंसर भी ना तो ये है ना ये है, क्या बीच में कुछ है? इसका मतलब आंसर गारंटी है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ आने वाला है, और आएगा तो चार ऑप्शन की मदद से टिक कर सकते हैं। कंफर्टेबल? ये था बैलेंस ब्रिज की कहानी। सॉरी, हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज में खत्म करता हूं, बात को और आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा क्यूब वाले क्वेश्चन होते हैं, क्यूब वाले, उसमें क्यूब में 12 साइड होती है ना, पता ना? क्यूब में 4 साइड तो नीचे होती हैं, 4 साइड ऊपर होती हैं, 4 वर्टिकल साइड होती हैं, पता है सबको? क्यूब में 12 साइड होती हैं। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, हमसे बोल देगा क्यूब की हर साइड का रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटर में बोल देगा क्यूब की हर साइड का कैपेसिटेंस सी है, और अक्सर 3 जगह आंसर मांगते हैं, मेन डायगोनल, फेस डायगोनल और साइड के अक्रॉस। पता है ना सबको? स्टैंडर्ड आंसर है, उनको याद करना, और उनको याद करके फिर अच्छे सवाल कैसे कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा। यस, क्या लिस्ट है मेरे पास? क्यूब, क्यूब का सवाल बताने जा रहा हूँ। पहले मैं वो आंसर की लिस्ट आपको देता हूँ जो आपको लर्न करनी है, इसको यूज कैसे करेंगे वो दिखाते हैं। बेटे ये है, मान लीजिए, ओके, यहाँ लिखता हूँ ईच साइड आर, ईच साइड सी। आ जाएगा समझ में? हर साइड का रेजिस्टेंस आर है या हर साइड का कैपेसिटेंस सी है। यस, अगले चैप्टर की कहानी भी यही लिख रहा हूँ, उसका कुछ कारण है। मेन डायगोनल क्या पूछते हैं? मेन डायगोनल आंसर इज 5/6 आर। फेस डायगोनल के अक्रॉस पूछेगा तो 3/4 आर, और साइड के अक्रॉस पूछेगा तो आंसर इज 7/12 आर। और कैपेसिटर का यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि कैपेसिटर का आंसर इसका जस्ट इन्वर्ट करना है, जो जहां भी यहाँ लिखा है ना उसका इन्वर्ट करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 6/5c, 4/3c, एंड दिस विल बी 12/7c। इसलिए हाथों हाथ कैपेसिटर का लिस्ट भी यहाँ बनाया। तो आप सिर्फ रेजिस्टेंस का याद कर लीजिए, कैपेसिटर में अगर इस तरह की जरूरत पड़ेगी तो आंसर को जस्ट इन्वर्ट करना है। बोलो, कर सकते हैं? याद कर सकते हैं ये? और अगर ये याद कर सकते हैं तो पहली बात तो ये स्टैंडर्ड आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। ये M17 का सवाल है, ये है ना, 5/6 आर। ये स्टैंडर्ड आंसर है, आपको याद है 12th बोर्ड में हम लोग इसका डेरिवेशन भी करते हैं, पूरा कहानी वाने बना के। 12th बोले पता नहीं अरे स्कूल पास किए होंगे ना तुम लोग। हम्म, चलो वो तो गया, अभी तो नीट की बात करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड आंसर है बच्चे, ये तीनों स्टैंडर्ड आंसर आप याद करेंगे तो सीधा सीधा इन्हीं पे क्वेश्चन बन जाता है, तो आप वो तो मार ही देंगे। और ये स्टैंडर्ड आंसर याद करने का फायदा और भी अच्छे सवालों में भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मानिए ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, मुझे कहा जाएगा 2 डिब्बे हैं, हर डिब्बे की हर साइड का रेजिस्टेंस आर है, तो मुझे बोलना है इस पूरे इंतजाम का रेजिस्टेंस बताइए। यू नो, केवल इस डब्बे का आंसर क्या हो सकता है? बोलिए, हाँ शाबाश, बोलिए क्या हो रहा है इसका आंसर? 3/4 आर। केवल इस डब्बे का आंसर 5/6 आर। और क्या दोनों सीरीज में है? क्या आंसर लाया जा सकता है? तो देख रहे हैं, वो इंडिविजुअल डब्बों के आंसर मुझे याद थे ना, तो मैं फटाफट से जोड़ भाई करके जो भी करना आंसर ला सकता हूँ। ये इसका यूज हो जाएगा। और देखो, डिब्बों के आंसर मैं याद करने को क्यों बोल रहा हूँ, डब्बे डब्बे लगा के खूब सारे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं, 50 क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई डब्बा में ये लगा देंगे, कोई डब्बा में कुछ गायब कर देंगे, कुछ भी डब्बों में खेल कर सकते हैं। ये देखिए,
वापस मुझे बोल रहे हैं हर डब्बे का जो साइड है उसका रेजिस्टेंस R है और ये। चलो जरा आंसर ले आओ इसका। भाई सुनो भाई, आंसर बनाओ इसका। शाबाश, पीछे काम शुरू करें। नहीं नहीं, घंटी बज रही तो बजने दें, काम शुरू करें। शाबाश, कितना आंसर आ रहा है जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। शाबाश, बोर्ड पे आना पड़ेगा वरना, जल्दी बताएं। हाँ, बाकी सब साइड कितनी है वही R है, डब्बा की साइड R है, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया 5R। दिख रहा है क्या उधर, ये अंधेरा आ रहा है? मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को? ब्लर दिख रहा है, ब्लर? नहीं कोई बात नहीं, आप आंसर बनाते रहो ना। कितना है बोलो, जल्दी बोलो। 67, बहुत खतरनाक आंसर आ रहा है भाई, सोल्व कर। हम्म हाँ शाबाश, 5/। हाँ वेरी गुड, पेन चलाओ बे, पेन चलाओ। हाँ हाँ बोलो। हाँ बराबर, यस यू, 5/7R। हाँ बेटा आप बोलिए, बोलो जल्दी बोलो, कितना आ रहा है? जल्दी बोल, यहाँ बुला लूंगा बोर्ड पे, जल्दी बोल। तेरा आ गया पीछे भाई, तेरा आया आंसर? नहीं नहीं, तेरा आंसर आया कि नहीं आया? गलत है, क्या आया भाई आंसर? 5/7R, वेरी गुड। हम्म क्या? हाँ कुछ करो भाई, लिस्ट बनाए घूम रहे हैं डब्बों की। हाँ इधर देखो बे, अगर ये 5R ना होता तो बोलिए X और Y के बीच में आपके डब्बे का आंसर कितना होता? 5/6R। और बोलो, क्या ये 5R भी X और Y के बीच में लगा है ना? तो X और Y के बीच में एक नेट रेजिस्टेंस ये है, और X और Y के बीच में आपका 5R भी है, तो बोलो क्या दोनों आपस में पैरेलल हो गए? नारायण को हुए कि नहीं? अरे आपके डब्बे का, ये और देसी बोलता हूं, आपके डब्बे का और मेरे 5R का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह है, और आपके डब्बे का और मेरे 5R का क्या फाइनल भी एक ही जगह है। तुम्हें याद है पैरेलल की कहानी में क्या बोला था? दो रेजिस्टेंस ऐसे लगे हों कि दोनों के इनिशियल एक ही जगह हो और दोनों के फाइनल एक जगह, दोनों किसमें होते हैं? पैरेलल में। तो पहली बात तो ये जब समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद मुझे डब्बे का आंसर याद था, क्या मैं इसका पैरेलल आंसर निकाल सकता हूँ? कम ऑन, गेट द आंसर, जल्दी लाओ अब तो। यस ये 67 वगैरह क्या भाई? हाँ संभालो अपने आप को। 67 है सब, मैं डर गया इतना बड़ा बड़ा आंसर देख के। 6/5R प्लस 1/5R, 7/5R, तो R इक्वलेंट विल बी 5R/7। मुझे डब्बे का आंसर पहले से याद था, तो इस तरह से हम बड़े क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ये लिस्ट याद करने में फायदा है। हो जाएगा, चलिए ये सब हो गया है। अब हमें बातें करनी है सेल या बैटरी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी सर्किट को ऑपरेट करने के लिए हमें एनर्जी सोर्स लगाना पड़ता है, तो हम लोग अभी एनर्जी सोर्स दो तरह के होते हैं, डीसी और एसी। हमें अभी सिर्फ डीसी के बारे में बात करनी है। तो सर्किट को ऑपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? सेल या बैटरी लगाते हैं। अब किसी भी सेल के बारे में क्या क्या जानकारी है, ईएमएफ, टीपीडी, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल की ग्रुपिंग एंड एवरीथिंग, अगले लेक्चर में पूरी कहानी सेल के बारे में सुनाई जाएगी। अगला लेक्चर सेल। थैंक यू। हम्म क्या बहुत अंगड़ाइयां ले रहा है भाई, यूं यूं करके, क्या बात है? हाँ? क्या ये मौसम का असर है? देखो भाई पे तो, हाँ, भाई बैठ के यूं यूं कर रहे हैं, बोले कि हाँ हाँ, क्यों? क्या ये मौसम का असर है या नहाए नहीं उसका असर है? नहा क्या होता है कि सुस्ती नहीं आएगी क्लास में। थैंक यू।